ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट मीन्स कोई अकेला बंदा जब बिजनेस करता है तो उसके फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे प्रिपेयर करते हो, उसके नीचे लिखा है हमने विदाउट एडजस्टमेंट। कहने का मतलब ये है, इससे एक अगला चैप्टर है जो विद एडजस्टमेंट है, जिसमें कुछ हमें एडजस्टमेंट भी पढ़नी होती है, लेकिन अभी हम यहां पे एडजस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ विदाउट एडजस्टमेंट की बात करनी है। ओके जी। सबसे पहले बात ये उठती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या चीज है। तो इट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहली बात बोली इन्होंने कि ये वो स्टेटमेंट है जो साल के एंड में बनाई जाती है। साल का एंड में यूं समझो तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जब अकाउंट्स क्लोज होने वाले होते हैं। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज हैं, और परफॉर्मेंस में प्रॉफिट और लॉस क्या रहा ऑफ द बिजनेस। बेसिकली ये दो चीजों को बताता है। एक फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरी चीज से क्या पता चलता है हमें, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। दो चीजों के बारे में पता चलता है हमें। ओके जी। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो एक तो बैलेंस शीट आती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और शेड्यूल्स एंड नोट्स आते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये परफॉर्मेंस को शो करता है, जबकि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को। और शेड्यूल एंड नोट्स में बेसिकली क्या है, कुछ वर्किंग नोट है, कुछ ऐसी चीज है, तो वो फिर हम उससे बाहर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्स एंड नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन फाइनल अकाउंट क्या है। तो फाइनल अकाउंट्स मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड हो जाता है उसके बाद जो बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में दो चीजें बनाते हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी चीज क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट, ये जो आप देखते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो ट्रेडिंग और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूं समझो तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट है। तो एन इनकम स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स दैट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीजें होती हैं। क्लियर है जी? एनी डाउट? गुड। तो मजा आ रहा है जी? और कैसा लग रहा है? गुड। तो अब तक अगर मैं बात करूं, सबको समराइज करूं, तो ये जो पूरी पिक्चर निकल के आती है वो कुछ यूं निकल के आती है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सभी ट्रांजैक्शन को आपने देखा कि रिकॉर्ड करते हैं। कहां कहां रिकॉर्ड करते हैं, या फिर जनरल प्रॉपर, ये तीन जगह रिकॉर्ड करते हैं, या तो जनरल में, या सब्सिडरी बुक में, या फिर जनरल प्रॉपर में। इसको फिर हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब लेजर बनाते हैं, और लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद आपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम समराइज करते हैं, और समराइज करने के बाद रिजल्ट या एनालिसिस करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तीन चीजें बनाते हैं, और इसके बाद इसके यूजर्स को रिजल्ट्स बताते हैं कि ये रिजल्ट है हमारे बिजनेस का। तो ये पूरा का पूरा पहिया हमने फर्स्ट चैप्टर की जब ली थी तब बताया था हमने आपको। याद होगा, ये पूरा का पूरा सर्कल हमने उस दिन समझाया आपको, है ना? चलिए, तो अब डिटेल में समझते हैं फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, फाइनल अकाउंट्स में तीन चीजें आती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट माना जाता है, और इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगता है। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अभी जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब बताऊंगा, अभी आप रहने दो, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट का पता चलता है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जितने भी खर्चे हैं, इनकम्स हैं, उनको दिखाया जाता है इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, और ये एक तरीके से स्टेटमेंट है जिसमें ये पता चलता है कि क्या एसेट्स है हमारे पास और क्या लायबिलिटीज हैं।
बस इतनी सी बात होती है इसमें। तो हमें बनाना ही 3 चीजें हैं, सबसे पहले उसके बाद और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट। और बैलेंस शीट एक तरीके की स्टेटमेंट है जिसमें पोजीशन का पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके जी, मजा आ गया, बहुत खूब। अब एक एक करके हम बात करते हैं डेप्थ में। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको इकट्ठा बनाते हैं और कैसे बनाते हैं वो सीखना है अभी हमें। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट का नाम है। इसके नीचे लिखते हैं इसे बना कब रहे हैं हम। जैसे मान लो बना रहे हैं हम इसे 31 मार्च 2013 को, तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। 14 को बनाओगे तो 14, 15 को बनाओगे तो 15। एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट साइड है। अच्छा, ध्यान से देखना, सबसे पहले लिखते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक, फिर नीचे लिखते हैं टू परचेजेज, इसमें से लेस करते हैं जो आता है माइनस करके बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से यहां पे लिखते हैं लेस करते हैं इसमें रिटर्न, कौन सी रिटर्न, सेल्स रिटर्न, माइनस करके आउटर कॉलम में। और इधर लिखते हैं, दोबारा बोलो, सबसे पहले इधर लेते हैं टू लेस रिटर्न, इधर क्या लेते हैं, बाय, लेस करते हैं जो आएगा उसे बाहर, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद डायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं, अभी डायरेक्ट नेचर के खर्चे क्या होते हैं अभी समझाऊंगा, अभी याद रखो सिर्फ। डायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं सब यहां लेते हैं, और माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, ये मतलब माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लेकिन ये आएगा कैसे, तो आप इसमें से ये वाली जितनी भी साइड है माइनस कर दो। बैलेंसिंग सीखा है ना आपने, बैलेंसिंग निकालना, तो यहां पे जो भी आएगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर बिजनेस की कोई इनकम है किसी तरीके की, तो अदर इनकम हम यहां ले लेते हैं, और बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर नहीं लिए, तो सारे बचे हुए एक्सपेंस अब यहां आएगा। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं और अदर एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। यहां क्या लेते हैं, यहां पे नीचे बाय अदर इनकम्स, इधर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और टू जो आता है उसको बोलते हैं। अब आपको समझाता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या है। मान लो ये जो पेन है ये हम खरीद के लेके आते हैं 4 रुपए का, लेकिन जहां पे हम बेचेंगे, तो भाई जब बेचोगे तो दुकान का किराया, बिजली बिल और भी कई तरीके के खर्चे लग जाते हैं, लगते हैं या नहीं लगते। अच्छा, इससे पहले कि हम इसे दुकान तक लाएं, ऊपर के पहले भी खर्चे हो गए। 4 रुपए का पेन है, लाने की कॉस्ट मान लो 50 पैसे। हेलो, 4 रुपए का पेन 50 पैसे लाने का खर्चा लग गया, तो ये पेन कितने का पड़ा, 4.5 रुपए का। समझ में आया, कितने का पेन पड़ा, ये 4.5 रुपए का पेन पड़ा। मान लो इसे हम 6 रुपए का बेचते हैं, तो कितने का प्रॉफिट है, ये 1.5, दैट मीन्स 1.5 रुपए का प्रॉफिट। ये जो 1.5 रुपए का प्रॉफिट है इसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इसमें दुकान का किराया और इलेक्ट्रिसिटी बिल और इधर उधर के जो और खर्चे हैं माइनस कर दो, मान लो 50 पैसे और वो लग जाते हैं, तो 1.5 में 50 पैसे और माइनस करो तो जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ओके, तो आप उम्मीद करता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, आओ जरा समझते हैं कि सर ये अदर इनकम क्या होती है। अदर इनकम अभी सीखेंगे हम लोग, लेकिन आज वाली क्लास में नहीं, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बट अदर इनकम का मतलब क्या है, जैसे कई बार बिजनेसमैन अपने आसपास में एक प्लॉट खरीद लिया और उस प्लॉट को किराए पे दे दिया, दुकान ले ली उसको किराए पे दे दिया, कहीं पैसे इन्वेस्ट किया तो उससे ब्याज आया, और इस तरीके के जो खर्चे होते हैं, और उस तरीके के जो वो खर्चे इधर, और उस तरीके की जो इनकम होती है वो इधर। जैसे मान लो किराया दे दिया, किसी को सैलरी दे दी, डेप्रिसिएशन का खर्चा, माल को बिकवाने का खर्चा, ये इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं।
जबकि जो पैसा आया, जैसे रेंट से पैसा आया, कमीशन से पैसा आया, वो अदर इनकम्स होती हैं। तो अदर इनकम को यहां लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहां लेते हैं, और अदर एक्सपेंस वो भी इसी कैटेगरी का पार्ट है। ओके, ठीक है। अब चलो जरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते हैं। मान लो ये हरियाणा, अब ये मान लो एक हरियाणा एक जगह है जहां से अपना ये रामलाल अपने फैक्ट्री तक माल लेके आएगा। क्या करके आएगा? माल लेके आएगा। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम आपने समझना है कि ठीक है, हमें ये बात पता चल गई कि रामलाल की एक फैक्ट्री भी है। हेलो, यस सर। रामलाल की एक फैक्ट्री है, और ये अपने भाई साहब जो रामलाल हैं, ये रामलाल इस सामान को जो मंगवाएंगे उसे कहां रखवाएंगे? वेयर हाउस में। वेयर हाउस मतलब समझते हो, जहां पे कच्चा माल रखा जाता है, जहां पे कच्चा माल रखा जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट्री के नजदीक में होता है। इसके बाद ये मान लो माल इसने मंगवाया भाई साहब ने, और यहां तक वेयर हाउस में रखवा दिया। तो माल को हरियाणा से मंगवाने से लेकर दिल्ली के इस वेयर हाउस में रखवाने तक के जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। फिर इस माल को मान लो बन जाता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में बनने के बाद कहां पे रखवाया जाता है? गोडाउन में रखवाया जाता है। और ऑफिस में बैठ के बंदे, ये जो 3 बंदे हैं जो सेल्स पर्सन है, वो क्या करते हैं? गाड़ी में भरवा के मार्केट में बिकवाते हैं सामान को। क्या करते हैं? मार्केट में सामान को बिकवाते हैं। ओके, तो ये जो बंदे जो ऑफिस में बैठे हैं, ये जो किराया लग रहा है यहां से यहां तक लेके जाने का, तो किसी भी सामान को ऑफिस तक, ये वेयर हाउस तक रखवाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जबकि उसको बेचने से लेकर बेचने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। समझ में आता है? अब ये माल होता कैसे? हरियाणा से माल आएगा, वेयर हाउस में रखा जाएगा, वेयर हाउस में रखने के बाद फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री में बनने के बाद तैयार हुआ माल गोडाउन में रखवा दिया जाता है, फिर गोडाउन से ये माल मार्केट में जाता है। लेकिन ऑफिस वाले जो बंदे हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पे? कि माल को बिकवाना। क्या करना? माल को बिकवाना। लेकिन माल को ऐसे कैसे बिकेगा? जब तक लोग जानते नहीं होंगे तब तक लोग नहीं खरीदेंगे। समझे? तो यहां से माल वेयर हाउस तक रखवा के फैक्ट्री में बनाने तक के जितने भी खर्चे, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से बना हुआ माल गोडाउन में रखने और रखने से लेकर बेचने तक के जितने भी खर्चे, वो सब इनडायरेक्ट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट के कंफ्यूजन हो तो बताया जाए। नो, ये एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाया है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अभी सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट पे ही काम करना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, ये जो अभी आपने देखा है ओपनिंग स्टॉक, जैसे मैंने अभी बताया है, परचेज और लेस कर देते हैं इसमें रिटर्न, इधर सेल्स, इसमें से लेस रिटर्न, और इधर क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद जो इधर खर्चे भी आते हैं, जो आते हैं वो इधर ट्रांसफर कर देना, और बाकी चीजें। तो अभी बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करते। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जो आप ये देख पा रहे हो उसमें ये ओपनिंग स्टॉक, ये परचेज, और इसमें से लेस कर दो रिटर्न, तो ये जो आएगा वो अमाउंट, इसको और इसको प्लस कर दो। हेलो, कहने का मतलब ये जो फिगर होगी आपके पास यहां पे आने वाली, इस फिगर को और इसमें से ये नीचे वाली फिगर माइनस करने के बाद जो इधर आएगा, इसको प्लस करके और उसमें से ये माइनस कर दो, इस साइड वाला, तो जो आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो जब भी कभी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज हो तो इन दोनों में से कुछ नहीं लिखना, और ये क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिखना। इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे? एडजस्टेड परचेज। तो अभी नोट करने का टाइम दूंगा, बट इससे पहले कि नोट करें कुछ बातों को जान लेते हैं, जिसको बोलते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहले एडजस्टेड परचेज मतलब क्या, मैंने बताया अभी आपको, क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक, और नेट परचेज को प्लस कर दो और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो जो आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। और जब भी कभी क्वेश्चन एडजस्टेड परचेज का हो तो इसमें से इन दोनों में से कुछ नहीं लिखना और इधर भी नहीं लिखना, इसकी जगह सीधा सीधा एडजस्टेड परचेज लिखोगे। ओके जी?
दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। तो बहुत आसान है, क्या, देखो ये जो देखा आपने यहां पे, ये ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दोनों को जोड़ दो। हेलो, तो देखो ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस जोड़ दिया। अच्छा, इसमें अभी देखा था आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, देखो ना ओपनिंग स्टॉक ये जो आता है उसको बोलते हैं नेट परचेज, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ दो। इसको और जोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी जोड़ दो। जोड़ दिया, और उसमें से माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस कर दिया, तो जरा फॉर्मूला दोबारा बोलना। जो आता है उसको बोलते हैं, शॉर्ट में मैं कई बार इसको बोलता हूं CO। अरे वाह यार, इंटेलिजेंट हो लगता है, पहले का रखा है क्या, हाँ, अरे वाह, गुड, COGS। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। एक और तरीका है कि अगर नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो ये पता चल जाएगा कि जो सामान हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है। जो सामान हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है। इसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ। तो बहुत आसान है, नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो तो जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यह एक और फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओपी मतलब ऑपरेटिंग, और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है जी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें ऐड कर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और ऐड कर दो इसमें क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अच्छा, कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता क्या है। ये जो आइटम आप देख रहे हो इन दोनों को जोड़ दो तो जो आएगा उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। किस किस को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दोनों को जोड़ दो, और इसमें और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जोड़ दो, प्लस कर दो तीनों को। तो इन दोनों को जोड़ के तो आ जाता है हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी सबको क्लियर हो गई। क्लियर है? इसके बाद एक बात और, ग्रॉस प्रॉफिट कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है, ये बताओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। इसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने का बहुत आसान तरीका है, ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ दो, क्या जोड़ दो जी, इनडायरेक्ट इनकम्स और अदर इनकम्स, मतलब जितनी भी इनकम्स हैं, जितनी भी इनकम है उन सभी इनकम को प्लस कर दो। क्या कर दो, इनको प्लस कर दो। जो आएगा उसको बोलते हैं क्या, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसमें से ये भी तो माइनस करोगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ दो आप क्या क्या, इनडायरेक्ट इनकम्स और अदर इनकम्स, और माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद एक टेबल और है हमारे पास जो समझने वाली बात है, एक ये कन्वर्जन टेबल है। सर इस कन्वर्जन टेबल का क्या काम, अच्छी बात है और अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सर ये कन्वर्जन टेबल का क्या काम है। बड़े काम की चीज है डियर कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल इसलिए काम की चीज है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको ऐसे सिखाऊंगा जो आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो। अभी सिर्फ इसको इतना समझना है, जो चीज कॉस्ट पे x बाई वाई होती है वो सेल पे x अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाती है। कैसे, जैसे जो चीज कॉस्ट पे 2/3 है वो सेल पे 2/2 प्लस 3 कितना 5। जो चीज कॉस्ट पे, अगर प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट पे कि 3/8 है तो सेल पे कितना हो जाएगा 3/11, ये 3 प्लस 8 11। न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर भी प्लस हो जाएगा। अगर ये 2/5 है तो सेल पे कितना होगा 2/7। अच्छा, लेकिन सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस कर देते हैं। अगर ये 3/9 है तो ये कितना हो जाएगा 3/6। जो चीज सेल पे 3/9 है वो कॉस्ट पे 3/6 हो जाता है। सर क्या करेंगे इसका याद करके, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करूंगा मैं। तो 3/6 मतलब 9 में से 3 माइनस कर दो। यहां पे ऑन सेल ग्रॉस प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट है ऑन सेल दे रखा है 7/18, तो कॉस्ट पे क्या हो जाएगा 7/11।
इसी तरीके से जो चीज कॉस्ट पे 3/7 है वो सेल पे क्या हो जाएगा 3/10। क्लियर है जी? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है नेट सेल बताओ। तो अच्छा, नेट सेल निकालने का बहुत प्यारा सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल से रिटर्न। इसी तरीके से अगर नेट परचेजेस निकालना हो तो फॉर्मूला होता है वेरी गुड। ठीक है जी। आपको बताएं अगर यूं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। या तो ये जो अटेंशन प्लीज में हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं उससे हो जाएंगे, या फिर आपको जो ये हमने बताया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, इससे हो जाएंगे। ठीक है? तो ठीक है, ये जो जितनी भी बातें अब तक बताई हैं इसको बार बार पढ़ना है ताकि सारी चीजें अच्छे से सेट हो जाए माइंड में। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी आइटम जो हमने यहाँ पे अभी छोड़े हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो होम फंड में जरा लिखा जाए, होम फंड में आपने क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अब तक हमने बताए हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करना है। ओके जी? गुड। होम फंड लिखिए। लिख लिया? तो मजा आ गया? और कैसा लगा? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।